इंडिया में दो तरह के आदमी को सबसे ज़्यादा रिस्क होता है इन अ डिवोर्स डिस्प्यूट। एक होते हैं एनआरआई, जिनके बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। दूसरा ग्रुप है जिनके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, तो उनके बारे में आज बात करते हैं, और वो हैं चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हु हैव वेरी हाई नेटवर्थ। अब देखिए, टेक्निकली क्योंकि कानून एटलीस्ट सरफेस लेवल पे ये बोलता है कि आदमी की पर्सनल इनकम, पर्सनल नेटवर्थ के ऊपर ही मेंटेनेंस, एलिमनी एक्सेट्रा डिसाइड होगी। इसलिए काफ़ी आदमी ये समझते हैं कि अगर मेरे माँ बाप बहुत अमीर हैं, मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ एटलीस्ट ऑन पेपर, तो मैं टेंशन फ्री हूँ। पर मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि चीज़ें इतनी आसान होती नहीं हैं। क्यों? क्योंकि यूजुअली जब अमीर माँ बाप, वेल ऑफ या भाई जनरेशनल वेल्थ वाले लोग होते हैं, तो अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ पे चाहे वाइफ का ओनरशिप का कोई हक नहीं है, बट एक राइट टू रिजाइड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सन 2005 से तो है ही। अच्छा, 2020 तक सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि डीवी एक्ट को हम इंटरप्रेट ऐसे करेंगे कि अगर हस्बैंड की इवन 1% ओनरशिप है तब बीवी का हक है रहने का, अदरवाइज नहीं है। 2020 के बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं जी, ये इंटरप्रिटेशन खराब थी। अब हम कहते हैं कि अगर हस्बैंड के किसी रिलेटिव, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ताऊ, चाचा का भी अगर हिस्सा है 1% भी इस घर के अंदर, तो भी राइट टू रिजाइड है वाइफ का। उसमें भी कई बार हस्बैंड फैमिली बोलती है आके रह लेगी, हमें क्या दिक्कत है। इट्स नॉट सो सिंपल, बिकॉज डीवी एक्ट ये भी कहता है कि वाइफ अगर एक और एप्लीकेशन लगाती है मैजिस्ट्रेट के सामने कि मेरे साथ अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस कंटिन्यू हो रहा है, तो मैजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर के मेल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस लीव द हाउस। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ये चीज़, अच्छा प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, वाइफ रेजिडेंस ऑर्डर लेती है, घर में खुद नहीं अपने रिश्तेदारों को भी लेकर आती है, फिर लड़ाई झगड़ा मारपीट करके लड़के वालों को घर से बाहर भी भगा देती है। नाउ दैट्स प्रॉब्लम नंबर 1 विद हाई नेटवर्थ हस्बैंड्स एंड देयर द हाई नेटवर्थ हाउसेस। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप भाई आप ज़्यादा कमाते नहीं हो, पापा की फैक्ट्री है, पापा की ज़मीन है, आप उसमें कंपनी में आप एम्प्लॉय हो, तो कोर्ट कहती है इतना सिंपल नहीं है कि जी आपकी आईटीआर के हिसाब से आप तो 20, 25, 30 हज़ार रुपये महीने के कमा रहे हो और आपका कुछ भी और नहीं देखेंगे। फिर जिस घर में आप रह रहे हो, जिस तरह की गाड़ियाँ चला रहे हो, वो सारी चीज़ें कोर्ट कंसिडर करती है। उसके अलावा भी देखिए, जब आपकी नेटवर्थ 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ है और वाइफ आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस डालती है, अनफॉर्चुनेट बोलने वाली बात है, वकील साहब भी भाई उतना ही लाखों में चार्ज करना चाहते हैं क्योंकि आपकी नेटवर्थ इतनी बढ़िया है। पुलिस वाले उतने ही हाई ज़्यादा ब्राइब्स चाहते हैं, उतना ही आपकी भी विलिंगनेस होती है, स्पेशली आपकी भी ना हो कि नहीं जी मैं झूठा केस लड़ लूँगा, आपके फैमिली की होगी कि भैया 2, 4, 5 करोड़, 10 करोड़ दे के पीछा छुड़वाओ, क्योंकि पता नहीं अगर ज़िंदगी भर का इतना पैसा है, या तो हमने बनाया या एंसेस्ट्रल पैसा है, पर अगर कुछ दिन के लिए जेल जाना पड़ गया बहू के झूठे केस में, तो इस पैसे का भी क्या करेंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इतनी बार चाहे डायरेक्टली स्टेक्स हाई ना हो, इनडायरेक्टली स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। एंड दैट इज़ वाई अगर आपकी नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, राइट, ऑन पेपर या अदरवाइज, तो आपको इन भी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा केयरफुल कंसिडरेशन करना चाहिए। या फिर वो वाली मेंटालिटी पहले ही गांठ बांध के रख लो, जैसे मेरे एक मित्र की है, वो फैमिलीज नेटवर्थ इज सम 300-400 करोड़। तो मैंने कहा भाई बच के करना, थोड़ा शादी वादी देख लेना। कहता देखो पिताजी से बात हो गई है, अगर शादी खराब जाती है 10, 20, 50 करोड़ देने भी पड़ गए तो इट्स नॉट अ बिग डील, हम क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा भाई योर वाइफ इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लकी वुमन, है ना।